Guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to make next video on the GK series. In this video, we are discuss approx 500 questions of geography and polity. So please watch up to end and don't forget like, share and subscribe. So let's start. हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग इस जीके के सीरीज में सामान्य भूगोल तथा सामान्य राजनीतिक से जुड़े लगभग 500 प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के साथ आरंभ करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जॉर्ज लेमैत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है। ठीक है, तो उसका जो संबंध है वो बिग बैंग सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो बिग बैंग हुआ था उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, यदि बिग बैंग के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पास एक बायोलॉजी का सीरीज होगा, उसमें जाइए, वहाँ पास बिग बैंग के बारे में डिटेल बताया गया है। चलिए आगे दूसरा नंबर का क्वेश्चन कि हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। ठीक है, तो हमारा ब्रह्मांड जो है वह 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है, तो याद रखिएगा 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। आगे है तीसरा नंबर का क्वेश्चन कि मिल्की वे क्या है। ठीक है, तो मिल्की वे जो है वो आकाश गंगा होती है। तो याद रखिएगा मिल्की वे आकाश गंगा को कहा जाता है। आगे है आकाश गंगा का आकार कैसा होता है। ठीक है, तो आकाश गंगा का आकार सर्पिला होता है, मतलब अपने जो क्षेत्र से बीच में आन करके केंद्र की ओर अपने ऐसे मुड़ा होता है इस आकृति में, तो इसी को बोला जाता है मिल्की वे जो है वे सर्पिला होता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि कितने तारामंडल को नाम दिया गया है। ठीक है, तो अब तक जो है वो कुल 88 तारामंडलों को नाम दिया गया है। चलिए आगे है कि तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो तारामंडल के नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जिम्मेवार होती है। एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है वो जिम्मेवार होती है। आगे है कि खाली स्थान आकाश गंगा के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। ठीक है, तो ये जो है रेग्युलर्स जो है एक प्रकार नहीं है, बाकी ये जो है स्पाइलर्स और एलिप्टिकल्स और इर्गेयुलर्स ये सभी आकाश गंगा के एक बुनियादी प्रकार हैं। चलिए आगे है 8 नंबर का क्वेश्चन कि तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं। ठीक है, तो तारे जो हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि सन क्या है, तो सन भी एक प्रकार का क्या है, स्टार है, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकीय संलयन के कारण उसमें ऊर्जा आती रहती है, तो पृथ्वी तक उसका जो है ऊष्मा पहुंचती है, उसका प्रकाश पहुंचती है। आगे है 9 नंबर का कि हैली धूमकेतु पुच्छल तारा लगभग कितने वर्ष बाद नजर आता है। ठीक है, तो ये जो है लगभग 76 वर्ष बाद जो है नजर आता है। चलिए आगे है यहाँ पास 10 नंबर का कि ग्रेट बियर नाम एक है। ठीक है, तो ग्रेट बियर किसका नाम है वो बताना है। तो चलिए देख लेते हैं ग्रेट बियर किसका नाम है। तो ये जो है गैलेक्सी का एक नाम है, मतलब ग्रेट बियर एक तारामंडल का नाम है। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पास नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कि 11वां नंबर का कि इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा जो है वो पाया जाता है। तो हीलियम जो है इस ब्रह्मांड में दूसरा ऐसा तत्व है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो हो जाएगा आंसर इसका क्या हो जाएगा, हीलियम। चलिए आगे है नेक्स्ट प्रश्न इसका कि हब्बल का नियम से संबंधित है। तो हब्बल का नियम जो है वो खगोलिकी से संबंधित है, तो याद रखिएगा कि हब्बल का नियम खगोलिकी से संबंधित है। चलिए आगे है 13 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो टूटा हुआ तारा जो है वो अंश व अवशेष को कहना उपयुक्त नहीं है, बाकी तारा को कह सकते हैं, ग्रह को कह सकते हैं और ग्रहिका को कह सकते हैं। आगे है कि रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है। ठीक है, तो रात में जो सबसे चमकीला तारा है उसका नाम है साइरस ए। ठीक है, याद साइरस ए उसका नाम है। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो धूल के बादल को क्या कहा जाता है, जो तारों के बीच में होता है तो उसे नेब्यूला कहा जाता है, उसे जो है नेब्यूला कहा जाता है। चलिए आगे है यहाँ पास 16 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसको चुनना है। तो यहाँ पास जैसे कि ऑप्शन ए है लुब्धक, मंगल ग्रह, नेपच्यून, शनि ग्रह, तो ये तीनों जो हैं बाकी सारे के सारे क्या हैं, तीनों ग्रह हैं, लेकिन लुब्धक जो है ग्रह नहीं है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे से सबसे करीब है।
तो मिल्की वे से वैसे आकाशगंगा जो सबसे करीब है तो उसको बोला जाता है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। आगे है कि एंड्रोमेडा क्या है, ठीक है। तो एंड्रोमेडा जो है वो है मिल्की वे के काफ़ी जो पड़ोसी, एक तरह से बोल सकते हैं कि पड़ोसी आकाशगंगा है एंड्रोमेडा। आगे है 19 नंबर का क्वेश्चन कि किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं, ठीक है। तो आकाशगंगा को किस तरीके से दर्शाते हैं, तो उसे घुमावदार बना करके दर्शाते हैं, यानी कि सर्पीला आकार ऐसे बना करके और दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए आगे है कि जनवरी 1610 में गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन ने चंद्रमा की संख्या बताई थी, ठीक है। तो गैलीलियन चंद्रमा की संख्या जो है उस समय का वो हो जाएगा 4। चलिए आगे है 21 नंबर का क्वेश्चन कि ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार क्या होता है। तो ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार जो होता है वो अंडाकार होता है, ठीक है। मतलब उसे बोल सकते हैं कि इलिप्स का आकार होता है और उसी इलिप्स के आकार में सभी ग्रह क्या करते हैं, गतिमान होते हैं। आगे है कि उत्तरी आकाशीय हेमीफियर के कौन से नक्षत्र ग्रेट बियर कहा जाता है, ठीक है। तो इसे जो है उर्सा मेसर कहा जाता है, उर्सा मेसर को ग्रेट बियर कहा जाता है, तो याद रखिएगा उर्सा मेसर। आगे है कि सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक्स मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो है वो सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस को के द्वारा सिद्धांत का बताया गया था। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और सन कहाँ है, तो उन लोगों के केंद्र में है। आगे है कि सूर्य के फोटोस्फीयर में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संचित विस्फोट का क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो ऊर्जा का उसमें वहाँ पास विस्फोट होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उस ऊर्जा के विस्फोट को सौर प्रज्वाला कहा जाता है, सौर प्रज्वाला कहा जाता है। आगे है कि सूर्य का प्रमुख तत्व है, ठीक है। तो सूर्य का जो प्रमुख तत्व है वह है हाइड्रोजन, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सूर्य का दूसरा प्रमुख तत्व है तो वह है हीलियम। आगे है कि अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है, ठीक है। बोला जा रहा है कि सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखा जाए, ठीक है। तो मान लीजिए ये सूर्य है और यहाँ पास एक चांद है, तो इस स्थिति में क्या होता है, देखिए तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या गया, चंद्रमा आ गया, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, उस स्थिति में जो सूर्य से प्रकाश आएगा वहाँ डायरेक्ट चंद्रमा से आएगा और सूर्य का प्रकाश का छाया धरती पर आएगा, तो उससे बोलेंगे कि सूर्य का ग्रहण हो रहा है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण, ठीक है। यानी कि जब सूर्य और धरती के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो उस स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है। आगे है कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, ठीक है, याद रखिएगा बुध ग्रह। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है। आगे है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब, ठीक है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण उस स्थिति में होगा जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण लग सकता है, ठीक है। जैसे ये सन है, यहाँ पास मून है और यहाँ पास अर्थ है, तो इस स्थिति में सूर्य ग्रहण जो होगा वो फुल लगेगा। आगे है कि वर्ष 2004 में नासा द्वारा मैसेंजर अंतरिक्ष यान का खाली स्थान अध्ययन करने में भेजा गया था, तो बुध के अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। आगे है 31 नंबर का कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध ग्रह है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है। तो पृथ्वी का आकार का जो निकट है वो वीनस का आकार है, मतलब शुक्र का आकार है, ठीक है। इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। आगे है कि सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय, तो किसके सिवाय जो है वामावर्त प्रक्रिया नहीं करते हैं। तो जो है शुक्र जो है वो वामावर्त परिक्रमा नहीं करती है। आगे है यहाँ पास 34 नंबर का क्वेश्चन कि किस ग्रह को प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है, ठीक है। तो उसे जो है वीनस को कहा जाता है, ठीक है। आगे है कि सबसे उष्म ग्रह कौन सा है, यानी कि सबसे हीट ग्रह कौन सा है। तो सबसे हीट ग्रह वीनस है, ठीक है। सबसे हीट ग्रह कौन सा है, तो वीनस ग्रह सबसे हीट है। आगे है कि किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवता के नाम पर रखा गया था।
तो किस ग्रह का नाम रोमन देवता के नाम पर रखा गया था? तो जो शुक्र ग्रह है उसका नाम जो है रोमन के देवता के नाम पर रखा गया था। आगे है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है, यानी कि कोई भी उपग्रह नहीं है। तो जो है शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है। आगे है कि पृथ्वी में प्रस्तर यानी कि क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो है सिलिकॉन। SI से सिलिकॉन होता है, याद रखिएगा। आगे है कि शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से ज़्यादातर कौन सी शामिल होती है? तो सूर्य के वातावरण में सबसे जो गैस में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है जो वातावरणीय होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आगे है कि मंगल ग्रह में कितने चंद्रमा हैं, यानी कि मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, यानी कि 2 चंद्रमा वहाँ पास है। आगे है कि पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित किया गया था? ठीक है, तो वो जो है किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो सूर्य के द्वारा संचालित किया जाता है। आगे है कि मंगल ऑर्बिटर मिशन मोम मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? ठीक है, मतलब मंगलयान को जो है किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था आपको बताना है। तो उसे जो है 2014 में प्रक्षेपित किया गया था। तो यहाँ पास राइट ऑप्शन हो जाएगा 2014। आगे है यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन कि मंगल ग्रह को के रूप में जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को किस रूप में जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोलते हैं। आगे यहाँ पर 44 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या भारत के अंतर्ग्रहीय मिशन से संबंधित है? तो भारत के अंतर्ग्रहीय मिशन से कौन संबंधित है? तो जो है मंगलयान संबंधित है। आगे है कि पहले भारतीय अंतरिक्ष यान अपने प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया, कौन सा कक्षा में प्रवेश किया था? तो जो है प्रथम कक्षा में प्रवेश किया था मंगल ग्रह के। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ यानी कि बैंड है? तो जो है बृहस्पति का जो ग्रह रंग है वो नारंगी है और सफ़ेद धारियाँ उस पर फैली हुई है। आगे है कि विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? तो जो है वो बृहस्पति ग्रह से संबंधित है, यानी कि बृहस्पति ही ग्रह पर वह तूफान आता है। आगे है निम्नलिखित में बृहस्पति का चंद्रमा कौन सी नहीं है? ठीक है, तो बृहस्पति का जो चंद्रमा नहीं है वो बताना है। तो जो टाइटन है वो शनि का है ग्रह। तो ये सब जैसे कि आयो और यूरोपा और गैनीमीड जो है ये जुपिटर यानी बृहस्पति का है, लेकिन टाइटन जो है वो शनि ग्रह का है। आगे है कि किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बृहस्पति ग्रह का जो एक चंद्रमा का नाम है गैनीमीड, तो हो जाएगा बृहस्पति। आगे है कि नासा का मानव रहित स्पेस क्राफ्ट जूनो ने अपना प्रथम मिशन की कक्षा में चक्कर लगाना की में सफलता पा गई है। तो जो है किसकी सफलता पा गई है, किसकी कक्षा में चक्कर लगाने के लिए? तो बृहस्पति के जो कक्षा है उसके जो चक्कर लगाने में सफलता पा ली है नासा का मानव रहित स्पेस रहित क्राफ्ट। आगे है कि पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है। आगे है किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? तो जो है यहाँ पास प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। आगे है निम्नलिखित में से किस ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है? यानी कि जो यम है उसे जो है ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह माना जाता है? तो यहाँ पास प्लूटो, वो भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसको हमारे सौरमंडल का एक ग्रह माना जाता था परंतु अब उसे बौना ग्रह कहते हैं? तो जो है प्लूटो को कहते हैं, यानी कि प्लूटो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है यूरेनस, यह ग्रह की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज सर विलियम हर्शेल ने की थी। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो यहाँ पास हो जाएगा कि जो प्लूटो का चांद का नाम है वो है चेरॉन। आगे यहाँ से 58 नंबर का क्वेश्चन कि प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो प्लूटो ग्रह की खोज 1930 में की गई है। ठीक है, याद रखिएगा 1930 में इसकी खोज की गई थी। आगे है खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का
पता लगाया था। तो उस खगोल शास्त्री का नाम क्या है? तो उसका नाम है क्लाइड टैमबैग। याद रखिएगा, क्लाइड टैमबैग। आगे है कि धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? तो धरती के प्राकृतिक उपग्रह जो हैं वो 1 हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो यूरेनस जो है मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह था। आगे है कि चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनार अभियान का नाम क्या था? तो लूनार अभियान का नाम था अपोलो 11। आगे है कि ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून जो है वो महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद को ब्लू मून कहा जाता है। आगे है कि चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव रहित वाहन था। तो मानव रहित वाहन का नाम था लूनार रोवर। आगे है कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह जो था वो था लूना 10। आगे है कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? तो उसका नाम है सेरस। सेरस जो है क्षुद्र ग्रह बेल्ट में बौना ग्रह है, और ऐसे प्लूटो है। आगे है इनमें से कौन सा भारत का प्रथम चंद्रमा मिशन था? तो भारत का प्रथम चंद्रमा मिशन था चंद्रयान 1। याद रखिएगा, चंद्रयान 1। आगे है 61 नंबर का क्वेश्चन कि एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो एक धूमकेतु की पूंछ जो है सूर्य से दूर होती है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ऑप्शन जो है सी, यानी कि कोमेट। चलिए आगे है कि हैली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? ठीक है, यानी कि हैली जो है जो 2061 में पृथ्वी की ओर लौटेगी। हैली एक प्रकार की धूमकेतु है। आगे है हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि वर्ष है। तो हैली धूमकेतु के कक्षीय अवधि जो वर्ष है वो है 75 साल। ठीक है, चलिए आगे है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार है हल्का चपटा गोल। ठीक है, यानी कि इलिप्स का आकार है। आगे है कि पृथ्वी के अध्ययन को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो जो पृथ्वी का अध्ययन है उसका जो अध्ययन कहलाता है वह भूगर्भशास्त्र कहलाता है। आगे है कि सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को खाली स्थान कहते हैं, तो उसे विषुवत कहा जाता है। आगे है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? तो जो है पेंटियानक जो है ये भूमध्य रेखा के लाइन पर पड़ता है। आगे है कि बसंत विषुवत, महाविषुवत इसको बोलते हैं, दिन रात बराबर होने का समय वेमेल इक्विनोक्स को होता है। तो जो है 21 मार्च को होता है। आगे है एक विषुवत एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो एक विषुवत जो एक साल में है 2 बार आता है। आगे है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आगे है कि शब्द विषुव संदर्भित करता है। तो जो है दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं उसे संदर्भित करता है। आगे है कि तकला मकान रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? तो तकला मकान रेगिस्तान चीन में पाया जाता है। आगे है एल नीनो महासागर में तापमान असामान्य होने को दर्शाता है। तो जो है प्रशांत महासागर में दर्शाता है। आगे है कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित है। ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है। आगे है नीचे शब्द में 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म इनमें से भिन्न है, तो उस भिन्न को छांटना है। जैसे सहारा रिलेटेड है अफ्रीका से, थार रिलेटेड है भारत से, तो यहाँ पास गोभी रिलेटेड है मंगोलिया से, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है कालाहारी अमेरिका से रिलेटेड नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे है दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका में है। आगे है कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो उसे चोलिस्तान कहा जाता है। आगे है कि दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन
सही है। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है K2, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के बाद ये दूसरी ऊंची चोटी है। आगे है ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है। तो ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। याद रखिएगा, ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। आगे है कि आर्कीपेलागो क्या है। तो आर्कीपेलागो जो है वो एक प्रकार का द्वीपों का समूह है या श्रृंखला है या संघ है। आगे है 89 नंबर क्वेश्चन का कि सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है। तो सेशेल्स द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर न्यूनतम भूकंपीय क्षेत्र है। तो जो है रायपुर हो जाएगा, सबसे न्यूनतम भूकंपीय क्षेत्र है। आगे है कि मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो मारियाना ट्रेंच जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे सुनामी आ सकती है। तो सुनामी जो है वो समुद्र के भीतर भूकंप उत्पन्न होने से सुनामी आ सकती है। आगे है कि इनमें से कौन सी सुनामी चेतावनी का एक संकेत है। तो सुनामी चेतावनी के संकेत की बात करेंगे तो है समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाली पानी। आगे है कि भूकंप आने का कारण क्या है। तो भूकंप आने का कारण है कि पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों में गति होना। आगे है निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है। तो उस घटना का नाम क्या है। तो उस घटना का नाम है ज्वालामुखी विस्फोट। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टान ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टान से रूप ले लेती है, जिन्हें कहा जाता है, तो उन्हें आग्नेय चट्टान कहा जाता है। आगे है भूकंप वैज्ञानिक भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करते हैं। तो वो जो है ग्रहों की स्थिति के आधार पर नहीं करते हैं, बाकी क्षेत्र में उत्पन्न भूकंप का इतिहास पर करते हैं, पृथ्वी के भीतर प्लेट में हलचल के आधार पर करते हैं और फॉल्ट जोन के आधार पर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो उसका नाम है बैरन टापू। बैरन टापू पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। आगे है इनमें से कौन पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो जो है उस ज्वालामुखी का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा टेमू मैसिफ। याद रखिएगा टेमू मैसिफ। आगे है 100 नंबर का क्वेश्चन कि खालिस्तान में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाने से रोकती है। तो जो है स्ट्रेटोस्फीयर का जो उपस्थिति है वो हानिकारक विकिरण को पृथ्वी तक आने को रोकती है, यानी कि क्षोभमंडल। आगे है कि माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे है हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है। तो हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है। पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम बताना है। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि क्षोभमंडल, फिर हो जाएगा उसके बाद संताप मंडल, फिर हो जाएगा मध्यमंडल, फिर हो जाएगा आयन मंडल, फिर हो जाएगा बाह्यमंडल। तो मध्यमंडल के बाद यहाँ पास आयन मंडल यानी कि तापमंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, यहाँ पास आंसर है। आगे है कि वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो वायुमंडल के अध्ययन को मीटियोरोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा मीटियोरोलॉजी। आगे है कि सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ जो है वो आर्गन गैस है। आगे है कि पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है। तो उसे दरिया ए सिंधु के नाम से संबोधित किया जाता है। निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत से रेडियो की संचार संभव होती है। तो उस परत का नाम क्या है। तो उस परत का नाम है आयन मंडल। आयन मंडल से ही रेडियो का संचार संभावित होता है। आगे है विक्टोरिया झरना खालिस्तान में स्थित है। तो विक्टोरिया झरना जो है अफ्रीका से रिलेटेड है। आगे है निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो अफगानिस्तान में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है, बाकी भारत में, चीन में और पाकिस्तान में प्रवाहित होती है, तो अफगानिस्तान में नहीं होती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी का झील कौन सी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी का झील का नाम हो जाएगा सुपीरियर झील। याद रखिएगा सुपीरियर झील। विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिलाऊ वेडक्ट कहाँ पर स्थित है। तो वे जो है टार्न उसका नाम हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से
कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? तो उस नदी का नाम बताना है, तो उस नदी का नाम हो जाएगा डेनब्यू नदी। आगे है कि खालिस्तान नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग खालिस्तान नदी के समान लंबी है। तो जो है अमेजोन नदी के समान लंबी है, लेकिन अमेजोन नदी विश्व का सबसे लंबी नदी है। आगे है कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा खालिस्तान देश है। तो जो है किसके लिए? तो द्वीप के लिए देश है, मतलब द्वीप से बना सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में नहीं बहती है? उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है केलानी। बाकी कोसी, तीस्ता और रावी भारत में बहती है। आगे है कि मलेशिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की पट्टियाँ बारी बारी से शामिल हैं। तो 14 पट्टियाँ टोटल शामिल हैं। आगे है नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म उनमें से भिन्न है। तो उसका राइट ऑप्शन बताना है कि इनमें से कौन सा भिन्न है। तो ये जो है चीन, मंगोलिया ये भिन्न है। जैसे ताइवान में ताइपे सही है, और ईरान जो है तेहरान इसका सही है, और जापान का राजधानी टोक्यो सही है, लेकिन चीन का राजधानी यहाँ पास बीजिंग हो जाएगा, ये मंगोलिया गलत है। आगे है कि उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। तो जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है तो हो जाएगा म्यांमार। बाकी नेपाल का, पाकिस्तान का और श्रीलंका का और भारत का रुपया ही मुद्रा है। आगे है सीरिया की राजधानी कौन सी है? तो सीरिया की राजधानी जो है वो है दमाकस। याद रखिएगा, दमाकस सीरिया का राजधानी है। यदि आप फिलिथियो द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे? तो आप उस समय जो है मालदीव देश में होंगे। आगे है कि सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? तो सिंगापुर का पुराना नाम जो है वो है टेमासेक। आगे है कि पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताना है। तो पाकिस्तान की राजधानी का नाम हो जाएगा इस्लामाबाद। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 123 नंबर का क्वेश्चन कि श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? तो श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी थी अनुराधापुरा। याद रखिएगा, अनुराधापुरा। आगे है डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी का नाम है कोपेनहेगन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोपेनहेगन। आगे है कि रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल जो है यहाँ पास वो ब्राज़ील का एक मुद्रा है। आगे है कि साइप्रस की राजधानी कौन सही है? तो साइप्रस की राजधानी जो है वो निकोसिया सही है। आगे है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा दूसरा देश है कनाडा। सबसे बड़ा रूस। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो यहाँ पास ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी है भारत, सी है कनाडा और डी है रूस। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, यानी कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दी गई ऑप्शनों में से सबसे छोटा है। भारत 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे है निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो थाईलैंड की मुद्रा जो है वो है बहत। याद रखिएगा, बहत थाईलैंड की मुद्रा है। आगे है युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? तो युगांडा की राजधानी का नाम है कंपाला। आगे है श्रीलंका की राजधानी का नाम क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी का नाम है जयवर्दे देनपुरा कोटी। चलिए आगे है श्रीलंका की राजधानी, सॉरी दोस्तों, कोलंबो इसका राजधानी हो जाएगा, क्योंकि इसे चेंज कर दिया गया है, तो श्रीलंका की राजधानी हो जाएगा कोलंबो। आगे है कि माले किस देश की राजधानी है? तो माले जो है वो मालदीव की राजधानी है, माले। आगे है यूरो किसकी मुद्रा है? तो यूरो जो है यूरोपियन यूनियन का मुद्रा है। आगे है कि अकबलू को व्यवस्थित करने पर हम खालिस्तान की राजधानी के रूप में प्राप्त करते हैं, यानी कि काबुल उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा। तो जो है अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो काबुल है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है? तो जो है सिकंदरिया शहर जो है नील नदी के तट पर स्थित है। आगे है 136 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें से किस देश में सबसे छोटा सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? तो सिक्के को पैसा कहाँ नहीं कहा जाता है? तो श्रीलंका में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है। आगे है भूटान का साम्राज्य खालिस्तान हिमालय में स्थित है। तो जो है पूर्वी हिमालय में स्थित है भूटान का साम्राज्य।
आगे है कि चीन में निषिद्ध शहर कहाँ स्थित है, तो जो है बीजिंग में स्थित है। आगे है कि उत्तर कोरिया की स्थापना खालिस्तान के नेतृत्व में किया गया था, तो जो है किम जोंग उन के नेतृत्व में किया गया था। आगे है प्रसिद्ध फोरबिडन शहर खालिस्तान में है, तो जो है चीन में स्थित है। आगे है पवित्र शहर मक्का खालिस्तान में स्थित है, तो पवित्र शहर मक्का जो है सऊदी अरब में स्थित है। आगे है कि दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है, तो दरी भाषा जो है वो जो है अफगानिस्तान का एक अधिकृत भाषा है। आगे है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है, तो उस शहर का नाम हो जाएगा सिडनी। सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी का। आगे है कि दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है, तो उस भाषा का नाम है स्पेनिश। आगे है कि निम्नलिखित में से ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है, तो ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम है पुर्तगाली। आगे है कि मधेसी समुदाय के लोग कहाँ निवास करते हैं, तो नेपाल में निवास करते हैं। आगे है कि लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले कोनिकल तंबू को क्या कहा जाता है, तो उस तंबू को वो टिप्पी कहा जाता है। आगे है कि रेशम उत्पादन की उपस्थिति कहाँ हुई है, ठीक है, तो जो है चीन में उत्पादन की उपस्थिति मिली है। आगे है निम्नलिखित विकल्पों में से एक को चुने जो भिन्न है, तो इनमें से जो है 4 ऑप्शन दिया गया था, तो इनमें से चावल एक भिन्न है। आगे है कि काला सोना क्या है, ठीक है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पास है, तो काला सोना जो है वो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, याद रखिएगा पेट्रोलियम पदार्थ। आगे है कि साइबेरियाई आइबेक्स क्या है, तो साइबेरियाई आइबेक्स जो है वो बड़ी और भारी बकरियाँ को कहा जाता है। आगे है पानी का कोई भी रूप जो बादलों में से गिरता है उसे कहते हैं, तो उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। आगे है कि नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है, याद रखिएगा कार्टोग्राफी कहा जाता है। आगे है कि जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है, तो जापान की राष्ट्रीय पोशाक जो है किमोनो है। आगे है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यहाँ पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है। खाड़ी पूरी तरह से घिरा हुआ भी हो सकता है, ये गलत है। आगे है कि जियोग्राफिकल इंडेक्स जीआई की सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास संबंधित है, तो जो है उपज से संबंधित है। आगे है ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार खालिस्तान राशि चक्र है, तो कितने राशि चक्र हैं, तो टोटल 12 राशि चक्र हैं। आगे है कि एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है, तो गहरी दरार को क्रेवासिक कहा जाता है। आगे है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो जो है ओफियूकस नहीं आती है, बाकी कुंभ तुलना मीन आती है। आगे है कि हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो धरती और उसकी भूमि सुविधाओं और निवासियों का अध्ययन करते हैं, तो उसे जो है भूगोलवेत्ता कहा जाता है। आगे है एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होता है, तो जो है गोंडवाना प्लेट से अलग हो रहा है। आगे है निम्न में से कौन सा कुइपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है, तो शरीर के लिए जो प्रोब बेल्ट है वो है न्यू होरिजन। आगे है यहाँ पास कि निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है, तो उसे जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेड क्लिफ रेखा को भारत और पाकिस्तान की सीमा माना जाता है। चलिए अब हम लोग पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 215 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम लोग उसके आगे यानी कि 216 नंबर से पॉलिटी की क्वेश्चन को आरंभ करेंगे। तो इसमें 216 नंबर का क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था, तो जो है 1919 में घटित हुआ था।
1919 में जनरल ओडायर ने इसको नरसंहार के लिए आदेश दिया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? तो मोतीलाल नेहरू जो है स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। आगे है कि किस त्यौहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो जो है बैसाखी के त्यौहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था। 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः खालिस्तान के नेतृत्व में किया गया था, तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। उसी नेतृत्व में उन्हें सरदार की उपाधि दिया गया था। आगे है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे। आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। आगे है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। तो इनमें से कौन शामिल नहीं थे? तो मशहूर हिंसा शामिल नहीं था। आगे है कि 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था ब्रिटिश सरकार के आदेशों को संपूर्ण अवज्ञा। आगे है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो जो है 1942 में आरंभ किया गया था। आगे है यहाँ से कि वर्ष 1920 एवं 1922 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस सकारात्मक कार्य का अंश नहीं था? तो जो है विदेशी वस्तुओं का खरीदी इसका अंश नहीं था, उसका मतलब था बहिष्कार करना। आगे है कि किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो जो है 12 मार्च 1930 को आरंभ किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे है यहाँ पर कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन यात्रा किस स्थान से शुरू किया गया था? तो साबरमती से किया गया था। आगे है, खालिस्तान भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था, तो जो है चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे? तो वो जो है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 230 नंबर का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में हुआ था। आगे है, साइमन आयोग 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया? तो साइमन आयोग 1927 में जो बहिष्कार किया गया क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। आगे है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक कौन था? उसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया। उसका नाम क्या था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान उसका नाम है। आगे है, किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? ठीक है, तो पूना समझौता पर जो हस्ताक्षर थे वो 1932 में किया गया था। आगे है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार को फ्रंटियर गांधी के नाम से बोला जाता था। आगे है, किस व्यक्ति को बादशाह खां के नाम से जाना जाता था? तो बादशाह खां के नाम से खां अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। आगे है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो मोहन सिंह के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। आगे है कि आज़ाद हिंद फौज INA का गठन खालिस्तान में किया गया था, तो जो है 1942 में किया गया था। आगे है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किस दल की स्थापना की थी? ठीक है, तो जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, यानी कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आगे है 241 नंबर का क्वेश्चन कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो है रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। आगे है, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें खालिस्तान का नाम दिया, तो उन्होंने जो है शहीद और स्वराज का नाम दिया था।
आगे है सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। तो सुभाष चंद्र बोस के जो पिता थे वो जानकी नाथ बोस थे। आगे है कि देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो तिरुपुर कुमरन के द्वारा किया गया था। आगे है कि प्रांतीय चुनाव साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे, यानी कि किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो उस वर्ष का जो डेट है वो हो जाएगा 1936 से 37 के बीच में। आगे है कि 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन था। तो उसका अध्यक्ष का नाम है श्रीनिवास अयंगर। आगे है कि भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी। तो जो है 3 जून 1947 को किया गया था और 15 अगस्त के दिन भारत से पाकिस्तान को अलग बनाया गया था और माना जाता है कि भारत उस दिन स्वतंत्रता प्राप्त की थी। आगे है प्रांतीय स्वायत्तता खालिस्तान द्वारा प्रदान किया गया था। तो प्रांतीय स्वायत्तता जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। आगे है ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी। तो 1946 में स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी। आगे है कि 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था। तो उस समय आधी रात का समय था। आगे है कि भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चिन्हित करना है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो जो है यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, ये गलत है, बाकी सब सही हैं ऊपर के ऑप्शन। आगे का क्वेश्चन है कि भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था। तो 26 जनवरी 1950 को भारत स्वयंप्रभु गणराज्य बना था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आगे है भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो जो है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। आज़ादी के बाद कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था। तो लुइस माउंटबेटन जो है आज़ादी के बाद भारत का गवर्नर जनरल बने रहे थे। तो याद रखिएगा माउंटबेटन। निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। आगे है डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स किसने बनाया था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स डलहौजी ने बनाया था, यानी कि हड़प की नीति। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले खालिस्तान भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का आखिरी गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। आगे है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। आगे है कि बंगाल सती विनियम 1829 भारत के किस गवर्नर के द्वारा लाया गया था। तो जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लाया गया था। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में सिपाही आंदोलन हुआ था। आगे है कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी। तो सी राजगोपालाचारी ने ली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे है कि पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अखबार का क्या नाम था। तो उस अखबार का जो नाम था वो था उदंड मार्तंड। चलिए आगे है कि स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सी अखबार शुरू किया गया था। तो उस अखबार का नाम था केसरी। ठीक है, याद रखिएगा उस अखबार का नाम था केसरी। आगे है कि किसे फादर ऑफ इंडिया सर्विसेज कहा जाता है। तो वो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है, ICS। आगे है कि भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया पत्र प्रकाशित किया गया था। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं के लिए योगदान के लिए अंग्रेजों कैसर ए हिंद उपाधि पदक किसने सम्मानित किया था। तो जो है लॉर्ड हार्डिंग ने सम्मानित किया था। आगे है कि वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, तो उस व्यक्ति का क्या नाम है। तो उस व्यक्ति का नाम है राजगुरु। ठीक है, आगे है कि
सॉरी दोस्तों, गुरुदेव के नाम से यहाँ पास रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है, तो आप ऑप्शन को सुधार लीजिएगा। यहाँ पास हो जाएगा गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता था। आगे है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान किया था जो उनके द्वारा त्याग कर दी गई थी? तो केसरी हिंद की उपाधि दिया गया था, बाद में त्याग कर दिए थे असहयोग आंदोलन के बाद। आगे है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था। आगे है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने यह कथन कहा था। आगे है ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। ठीक है, यह जो कथन है यह किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो कथन है वो जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। आगे है कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसे कहा था? तो यह शब्द जो है वो दलाई लामा ने कहा था। आगे है हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द जो हैं विचार रहते हैं वे दूर तक जाते हैं, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा स्वयं विवेकानंद ने कहा था। आगे है 277 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शिक्षा शुरू करने के वकालत किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने वकालत किया था। आगे है कि भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति द्वारा गठन किस वर्ष किया गया था? तो जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1882 में किया गया था। आगे है वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली शुरुआत कब किया गया था? तो जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। आगे है 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है विष्णु सादी चिपलुनकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। आगे है कि उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया है। तो उस वास्तुकार का नाम हो जाएगा सर एडविन लुटियंस। लुटियंस ने ही नई दिल्ली को डिजाइन किया है। आगे है कि दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो जो है 1921 से 1927 के बीच में संसद भवन का निर्माण किया गया था। आगे है जीरो माइल स्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं, यह कहाँ है? तो जो है नागपुर में स्थित है। आगे है अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज्य के प्रतिनिधि भी मोर्टिमर ने खालिस्तान की स्थापना के समझौते में हस्ताक्षर किए थे, तो उसका नाम क्या था? तो उस रेखा का नाम था डुरंड रेखा। आगे है दोस्तों कि तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने नेतृत्व किया था। आगे है निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिन नाडु कहा जाता था? तो जो है कोल्लम को कहा जाता था, तो कोल्लम इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है कि चिल्ली यांग वाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो चिल्ली यांग वाला जो युद्ध है वो 1849 में लड़ा गया था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नक्सलबारी विद्रोह। आगे है आत्मसम्मान का अभिमान एक ऐसा अभिमान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करता है जो पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त करते हैं। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत जो है वो ईवी रामास्वामी ने किया था। आगे है 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी संघ की स्थापना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी संघ का स्थापना किया था। आगे है कि निम्न में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ था? तो जो है 1862 में युद्ध नहीं हुआ है, बाकी 47, 65 और 71 में युद्ध हुआ है। आगे का क्वेश्चन है कि
भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा खालिस्तान राज्य था। तो गोवा जो है पुर्तगालियों के अधीन राज था। आगे है कि 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1965 में भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ था। आगे है कि चार्ल्स विल्किंसन का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो जो है 1785 में स्थापित किया गया था। आगे है कि यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद, यहाँ पास इस क्वेश्चन हो गया है। अब आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है इससे संबंधित नहीं है। बाकी बुलंद दरवाज़ा, आगरा फोर्ट और जोधा महल ये सब जो है मुगल काल से संबंधित है। आगे है किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? तो जो है 1965 के युद्ध के बाद ताशकंद की घोषणा किया गया था। आगे है कि बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिला था। आगे है पहला एंग्लो वर्मा युद्ध कब लड़ाई किया गया था? तो जो है 1824 से 1826 के बीच में किया गया था। आगे है कि कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना है? तो जो है जनवरी 1972 में बना है। आगे है भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध को कोड नाम था। तो कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? तो उसका नाम था ऑपरेशन विजय। आगे है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है? तो जो है अधिनियम से 1919 से 1939 तक 20 वर्षीय आवरित किए हैं, ये गलत हैं। आगे है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को LOC के रूप में कब परिवर्तित किया गया था? तो जो है सन 1972 में परिवर्तित किया गया था। आगे है निम्नलिखित में से वह दार्शनिक प्रणाली कौन सी है जो केवल उसे मान्यता देती है कि जिसे वैज्ञानिक से सत्यापित किया जा सकता है या जिसका तार्किक या गणितीय सत्यापन संभव है और इसे तार्किक या तत्विमान तथा आस्तिकवाद को अस्वीकार करता है? जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि निश्चयात्मकता। आगे है शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो इंदिरा गांधी एवं एड.जे. भुट्टो द्वारा किया गया था। आगे है कि भूटान पर कूच बिहार के रूप में एक राजा संगदिलीप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? तो यहाँ पास इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पास दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास किया गया था। आगे है 306 नंबर का क्वेश्चन कि 1907 में खालिस्तान भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था। उसे दिसंबर 17 तारीख 1907 को ताज पहनाया गया था और राज्य के प्रमुख यहाँ पर जो ईगैन राजा के रूप में स्थापित किया गया था। उस राजा का नाम क्या था? तो उग्यन वांगचुक। आगे है कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो बर्लिन की दीवार को 1989 में ध्वस्त किया गया था। आगे है दोस्तों कि किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं? तो म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं। आगे है 2005 में अहिंसक क्रांतियों की जिस श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान एवं लेबनान में सरकारों में उखाड़ फेंका, उसका नाम क्या है? तो रंगीन क्रांति ने। आगे है कि 1337 से 1453 तक ऐसा वर्षों से भी अधिक समय तक किनके द्वारा युद्ध चलता रहा था? तो उस युद्ध का नाम बताना है। तो उस युद्ध का नाम हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध चलता रहा था। आगे है कि वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? तो जो है जिंगमे खेसर नामग्याल। आगे है कि द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो उस प्रौद्योगिकी का नाम है सोनार। आगे है कि टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं के दर्शाते हैं? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चीन। आगे है कि
टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों को एक संग्रह यहाँ पास बताया गया तो चीन के लिए। आगे है कि श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान किया गया था, तो उसका जो वर्ष हो जाएगा 1948। आगे है कि चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है, तो चीन का विशाल दीवार का जो निर्माण का श्रेय है वे क्वीन शी हुआंग को जाता है। आगे है कि निम्न में से किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ था, तो जो है ऑस्ट्रेलिया का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ था। आगे है अफगानिस्तान पर खालिस्तान द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकैगमिड साम्राज्य अंतर्गत आता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पार्सिया के डोरियस प्रथम। आगे है कि श्रीलंका को खालिस्तान वर्ष में आज़ादी मिली थी, तो 1948 में आज़ादी मिला था। आगे है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज सम्राट बन गई है, उन्होंने खालिस्तान द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया है, तो जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महारानी विक्टोरिया। आगे है कि 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताना है कि कौन था, तो उसका नाम हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान। आगे है श्रीलंका में अधिकांशतः लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं, तो बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं। आगे है कि विश्व की प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत का संविधान। ठीक है, तो ये जो है पॉलिटी का आखिरी क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।